आसमान में मिसाइल्स एकदम घने ग्रुप में पैक थे, लंबी लंबी पूंछ खींचते हुए उस आदमी की तरफ दौड़ रहे थे जो हवा में खड़ा था। जब लियांग यू ने यह सीन देखा, उसकी आंखों में एक दया भरा एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि अब तक उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस चीज का सामना कर रहे हैं। जैंगी हवा में बिल्कुल बिना हिले खड़ा था। जब मिसाइल्स उसकी तरफ आए, उसका एक्सप्रेशन एकदम शांत था। उसने बस धीरे से अपना राइट हैंड उठाया। गुस्से से भरे ड्राइवर्स चीखे, लेकिन जो उम्मीद था एक बड़ा एक्सप्लोजन, वो हुआ ही नहीं। मिसाइल्स जैंगी के पास तक भी नहीं पहुंचे, बल्कि हवा में अचानक गायब हो गए। पिछली बार ये इतनी तेजी से हुआ था कि किसी को समझ ही नहीं आया था कि क्या हो रहा है। इस बार सबने क्लियरली देखा कि मिसाइल्स एक साथ गायब हो गए, बिना हवा में कोई रिपल क्रिएट किए। जैंगी ने अपनी उंगली चटका और सारे मिसाइल्स एक एलियन स्पेस के दूसरे डायमेंशनल डोर से बाहर निकले। जब वो इस दुनिया में वापस आए, उनकी ट्रेजेक्टरी बदल चुकी थी। मिसाइल्स फाइटर प्लेन्स के ग्रुप की तरफ सीधे सीटी मारते हुए चले गए। भारत के सीनियर ऑफिशियल्स और फाइटर पायलट्स जो ये सीन देख रहे थे, सबके सब डर के कांप गए। नहीं, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी अजीब एबिलिटी नहीं देखी थी। लेकिन मिसाइल्स बहुत ज्यादा फास्ट थी। चाहे उन्होंने एक पल में मिसाइल को अपनी तरफ आते हुए देख भी लिया हो, उनके पास भागने का टाइम ही नहीं था। और जब सारे फाइटर प्लेन्स डिस्ट्रॉय होने ही वाले थे, तभी एक गोल्डन लाइट दूर के आसमान से चमक उठी। जैंगी के दिल में एक अजीब फीलिंग आई और उसके लेफ्ट आई में एक इंस्टेंट फ्लैश हुआ। फाइटर प्लेन्स और मिसाइल्स जो आसमान में थे, एकदम स्टैग्नेशन में चले गए। गोल्डन लाइट और ज्यादा इंटेंस होती गई, जैसे होराइजन पर सूरज उग रहा हो, पूरे आसमान में फैलती गई। जैंगी ने अपना सर उस डायरेक्शन में घुमाया और देखा एक आदमी गोल्डन अम्ब्रेला पकड़ के धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चल रहा था। वो 7 गोल्डन स्टेप पर खड़ा था और उसके पूरे बॉडी पर लग्जोरियस गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे, लेकिन उसका अपर बॉडी नेकेड था। उसका मस्कुलर बॉडी क्लियरली दिख रहा था। ये एक बहुत ही हैंडसम आदमी था। एक स्टैंडर्ड हाई कास्ट फेस, गहरे फीचर्स और ऐसी स्किन जो लिटरली चमक रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी और वो गोल्डन अम्ब्रेला अपने राइट हैंड में पकड़ के स्टेप बाय स्टेप उनकी तरफ आ रहा था। अम्ब्रेला एक कांस्टेंट स्पीड पर जेंटली घूम रहा था। गोल्डन लाइट उस गोल्डन अम्ब्रेला से शाइन कर रही थी, जो फाइटर प्लेन्स को ब्लॉक कर रही थी और मिसाइल को भी रोक रही थी। मिसाइल्स हवा में एक के बाद एक एक्सप्लोड होने लगे, जैसे स्लो मोशन में हो रहे हो। एक्सप्लोजन इतना स्लो हो गया कि देखने वालों को लगा जैसे उसमें पावर ही नहीं है। लेकिन जो स्टॉर्म धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, उसने पीछे के पूरे सिटी को स्वीप कर दिया। टाइम एबिलिटी। जैंगी ने तुरंत पहले ही मूवमेंट में ही समझ लिया कि सामने वाले की एबिलिटी क्या है, क्योंकि जैंगी खुद एक डुअल टाइम और स्पेस एबिलिटी यूजर है। इसीलिए अपने जैसे लोगों को पहचानना उसके लिए बहुत ऑब्वियस होता है। इसी वक्त यांग शिनशिन की आवाज भी जैंगी के कानों तक पहुंची। ब्रदर, मैं उसे पहचानती हूँ। ये आदमी भारत के 8 ट्राइब्स का लीडर है, सेलेस्टियल बीइंग्स का लीडर इंद्रा। यांग शिनशिन भी शैडो स्पेस के थ्रू बाहर की दुनिया में हो रहे सब कुछ को ऑब्जर्व कर सकती है। उसने एम्परर इंद्रा की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक गहरा सीरियसनेस का एक्सप्रेशन था। उसका एक और नाम भी है, आनंद शर्मा। ये बात सरप्राइजिंग थी कि यांग शिनशिन एम्परर इंद्रा को जानती थी, क्योंकि जो आदमी उसके सामने मौजूद था वो दुनिया भर में मशहूर था। यांग शिनशिन और जैंगी ने कभी इस दुनिया के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को एनालाइज करते वक्त एक थ्योरी प्रपोज की थी। एलियंस पुराने जमाने से एग्जिस्ट करते आए हैं, लेकिन जब से ग्रेट म्यूटेशन का एरा आया है, तब से ये म्यूटेशन कॉमन हो गया है। लेकिन दुनिया के एंड होने से पहले भी कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज थी और वो पहले से ही अवेकन हो चुके थे। उनके पास यूनिक टैलेंट्स थे और जब एंड टाइम्स आए तब उनकी एबिलिटीज और ज्यादा पावरफुल हो गई, जैसे कि होतु जो शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इंद्रा तो उससे भी ज्यादा हैवी वेट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि दुनिया के एंड होने से पहले ही वो एक वर्ल्ड फेमस प्रॉफिट बन चुका था। भारत का चाइल्ड प्रोडिजी, 21वीं सेंचुरी का सबसे मशहूर प्रॉफिट आनंद। उसके कंपैरिजन में होतु सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल सुपर पावर्ड पर्सन लगता है, लेकिन आनंद एक प्रॉफिट के रूप में सिर्फ 10 साल की उम्र में फेमस हो गया था,
क्योंकि उसने दुनिया के कई बड़े इवेंट्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया था। उसने तो ये ग्लोबल डूम्सडे भी अपनी प्रोफेसी में 10 साल पहले ही मेंशन कर दिया था। ये कहना कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा कि आनंद शर्मा दुनिया का सबसे मशहूर स्पेशल एबिलिटीज वाला आदमी है। प्रोफेसी, एक टाइम रिलेटेड एबिलिटीज वाला इंसान। इंटरेस्टिंग। जैंगी के चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सीरियसनेस आ चुकी थी। इंद्रा, भारत का सबसे पावरफुल एलियन और टाइम रिलेटेड एबिलिटीज वाला सबसे रेयर इंसान। ये सारे टाइटल्स मिलके जैंगी के लिए एक सीरियस ट्रीटमेंट के लायक हैं। एम्परर इंद्रा धीरे धीरे जैंगी की तरफ चलता आ रहा था, 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स पर कदम रखते हुए। उसके चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल था, लेकिन वो स्माइल बिल्कुल इमोशनल नहीं था, जैसे कोई भगवान सभी जीवनों को देख रहा हो। उसने जैंगी की तरफ देखा, सिर्फ एक ही नजर, और जैंगी को महसूस हुआ जैसे उसके अंदर तक उसने देख लिया हो। एम्परर इंद्रा ने भी बिना किसी कंटेक्स्ट के ये कहा, और फिर धीरे धीरे अपना हाथ जैंगी की तरफ बढ़ाया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आज जो पाप तुमने किया है उसका बदला सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से ही चुकाया जा सकता है। जैंगी के होठ धीरे धीरे उठे। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन माफ करना, मुझे मारने वाले लोगों की लिस्ट काफी लंबी है और अब तक कोई भी मुझे मार नहीं पाया है। एम्परर इंद्रा अब भी मुस्कुरा रहा था और उसने उससे कहा, जैंगी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम निकलना चाहो तो इस दुनिया में कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता? जैंगी ने थोड़ा सा भौवें चढ़ाया जब उसने सुना कि एम्परर इंद्रा ने उसका नाम लिया, लेकिन उसने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और कुछ नहीं बोला। इंद्रा चुपचाप हंसा। उसने अपने हाथ में पकड़े बुद्धा के सेलेस्टियल अम्ब्रेला को घुमाया। 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप पर कदम रखता रहा और अब भी अपने आप से धीरे धीरे बोलता रहा, तू एक छोटी सी बैकग्राउंड से आया है, एक नोबडी, लेकिन तेरे पास अचानक एक पावरफुल सुपरनैचुरल टैलेंट आ गया। लेकिन इससे तेरी असली नेचर चेंज नहीं होती। तू अब भी एक नोबडी ही है, इसीलिए तू सेंसिटिव है, इंफीरियर फील करता है, डरपोक है और हमेशा डरा हुआ रहता है। तू स्पेस के डोर को एक फोर्ट्रेस की तरह यूज करता है और खुद को एक केज में बंद कर लेता है, क्योंकि तू बाहर की दुनिया का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। तू किसी से प्यार नहीं करता और किसी पर भरोसा भी नहीं करता। तू कोल्ड है, सेल्फिश है और एरोगेंट भी। और जो पावर तुझे अचानक मिली है उससे तू हर जगह एक नए अमीर की तरह घमंड करता घूमता है। इसीलिए तू यहाँ है। तेरे पास टाइम और स्पेस की पावर है और तुझे लगता है कि तू भारत में फ्रीली आ जा सकता है और सेफ रह सकता है। एम्परर इंद्रा का टोन जेंटल था, लेकिन उसके शब्दों का असर धीरे धीरे जैंगी के चेहरे पर दिखने लगा। उसका एक्सप्रेशन अब सीरियस हो चुका था। एम्परर शीतयान बहुत ही स्मार्ट है। साउथ वेस्ट रीजन में कोई भी हाई लेवल एलियंस नहीं है, और अगर सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो वो 6 रीजन्स में सबसे वीक है। उनके पास तो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव भी नहीं है। तो अब अगर वो अपनी आर्मी लेकर वहां चला जाता है, क्या जैंगी बच के निकल सकता है? अगर वो भाग गया तो उसके पहले के सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे और वो पूरे हुआक्शु किंगडम और शायद पूरी दुनिया की नज़र में एक डरपोक बन जाएगा। इसीलिए एम्परर इंद्रा को पता था कि जैंगी अब भाग नहीं सकता। वो 7 ट्रेजर गोल्डन स्टेप पर कदम रखता हुआ तेजी से उस डायरेक्शन में चेस करने लगा जहां जैंगी गया था। उसके पीछे फाइटर प्लेन्स का ग्रुप भी रोर करता हुआ क्लोजली फॉलो कर रहा था। जनरल चमार को भी ये बात समझ आ गई और उसने तुरंत ऑर्डर दिया, असेंबल करो 7th, 9th, 13th और 122nd आर्मी ग्रुप्स को। बॉर्डर के स्नो माउंटेन्स क्रॉस करने के लिए रेडी रहो और सीधा हुआक्शु कंट्री के साउथ वेस्ट रीजन की तरफ मार्च करो। राजेश एकदम सरप्राइज में खड़ा हो गया। तुम पागल हो गए हो क्या? जो तुम कर रहे हो वो एक ऑल आउट वॉर ट्रिगर करेगा, और अभी अभी हाक्शाओं ने इंटरनेशनल कोलिएशन फोर्सेस को लीड करके अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के इन्वेजन को खत्म किया है। अगर हम कुछ करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें कंडेम करेगी। चमार गरज उठा, बस करो राजेश, अभी इस वक्त भी तुम्हें ऐसी बातें करनी है जो भारत के इंटरेस्ट को हार्म करती हैं।
सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने कुछ फॉरेन बुक्स पढ़ ली हैं और तुम्हारे पेट में थोड़ा फॉरेन नॉलेज भर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ आके मुझे बकवास सुनाओ। उसने आगे बढ़ के राजेश के चेस्ट पर उंगली से पॉइंट किया और एक फेरोशियस लुक के साथ बोला, तुम्हारा दिमाग उन कोलंबियन लोगों से करप्ट हो गया है। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचा। अगर हम थोड़ा भी पीछे हटे तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हम मजाक बन जाएंगे। जो लोग इस वॉर के इनिशिएटर हैं, उनके पास अब कोई वे आउट नहीं बचा। जो ओरिजिनल आइडिया था वो पूरी तरह से टूट चुका है। उनका सोच था कि पोस्ट वॉर हुआक्शु किंगडम इतना वीक होगा कि वो तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, और अगर फ्यूचर में हुआक्शु किंगडम रिकवर भी करे तब तक भारत साउथ वेस्ट रीजन में अपना स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड बना चुका होगा और फुल कंट्रोल ले चुका होगा। लेकिन किसने सोचा था कि हुआक्शु किंगडम में केओस जैसा कोई इंसान आ जाएगा। एक ऐसा इंसान जिसके पास व्हाइट बिशप की स्ट्रेंथ है, टेरिफाइंग एबिलिटीज है और जो उस बैटल के बाद भी बिल्कुल इंटैक्ट है। जिया फोर्स का यूज करता है बैन को डिस्टरप्ट करने के लिए। जब एक इंडिविजुअल के पास इतनी पावर होती है कि वो नेशनल और वर्ल्ड लेवल सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो सीनियर ऑफिशियल्स कभी फोरसी नहीं कर पाते। जमाल को पता था कि इस मैटर के पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर उसने ये ह्यूज लॉस एक्सेप्ट किया तो उसके सारे पावर्स छीन लिए जाएंगे और शायद उसे गैलोस तक भेज दिए जाएं। इसीलिए अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, पागल हो जाना। राजेश को जमाल ने सीधा चेयर पर धकेल दिया। उसके चेहरे पर डिस्पेयर था, क्योंकि उसके दिल के अंदर वो जानता था अगर बात यहाँ तक पहुँच गई तो भारत को ह्यूज डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, चाहे जीत हो या हार। ये है वो प्राइस जो इन्वेडर्स को चुकाना पड़ता है। जैंगी ने लियांग यू को लिया और तेजी से साउथ वेस्ट रीजन की तरफ निकल गया। एज द वर्ल्ड का नंबर 1 स्पेस एलियन उसका इंटेंशन था एस्केप करना, और सामने वाले लोग चाहे कुछ भी कर ले, गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का यूज भी कर ले, वो उसे मार नहीं सकते। आखिर जैसे ही सामने वाला लॉन्च चेंबर ओपन करता, दुनिया भर के सैटेलाइट्स तुरंत उस सिग्नल को सेंस कर लेते और ये छोटा सा वक्त भी जैंगी के एस्केप के लिए काफी होता। वर्स्ट की सिनेरियो में भी वो एस्केप इनटू द वॉइड जैसे चीटिंग मेथड का यूज कर सकता था, ताकि गॉड ऑफ लव एंड डेथ के एक्सप्लोजन के सबसे पावरफुल मूवमेंट को टेम्पररली अवॉइड किया जा सके। जैंगी, वो लोग हमें चेस कर रहे हैं, लियांग यू ने रिमाइंड कराया। फाइटर प्लेन्स की स्पीड स्लो नहीं थी, चाहे वो जैंगी जितना फास्ट ना हो, लेकिन उसका विसलिंग सोनिक बूम अब भी कानों में चुभने वाला था। जैंगी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि टैक्टिकल मार्क्स ने उसे ऑलरेडी हिंट दे दिया था। मुझे पता है वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, लियांग यू ने क्यूरियस होकर जैंगी की तरफ देखा। जैंगी बोला, वो हमें बस ऐसे ही वापस जाने नहीं देंगे। चाहे हम निकल भी जाएं, वो हर तरह के तरीके यूज करेंगे हमें फाइट करने के लिए मजबूर करने के लिए। लियांग यू ने गुस्से में भौवें चढ़ाई। उसका चेहरा इंडिग्नेशन से भरा हुआ था। लेकिन वो तो खुद इन्वेडर्स हैं। जैंगी बोला, लोग हमेशा अपने बर्ड से सोचना पसंद करते हैं। वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम्स को देखते हैं और कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आज वो मुझे ऐसे ही जाने देते तो मैं पूरी दुनिया के सामने एम्बैरस हो जाता। आखिर ये एक ऐसी ह्यूमिलिएशन होती जो हिस्ट्री में लिखी जाती। लियांग यू ने पूछा, तो फिर हम क्या करें? जैंगी ने इंटेलिजेंस सिस्टम के डिस्प्ले पर एनिमी फाइटर्स की गिनती देखी और ठंडी सी स्माइल दी। अगर हम चले गए तो वो लोग तुरंत साउथ वेस्ट रीजन में घुस जाएंगे। क्या हमने जो कुछ भी किया वो सब बेकार हो जाएगा? ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? लियांग यू ने गुस्से में आंखें फाड़ के देखा और अपने फिस्ट टाइट कर लिए। तो इसका मतलब हम नहीं जा सकते, जैंगी ने एकदम शांत टोन में कहा, जिसमें पैनिक का एक भी ट्रेस नहीं था। और शुरू से ही मेरा जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। उसका इरादा भागने का नहीं था। जब एक वॉर शुरू होती है तो उसका एंड होना जरूरी होता है। सिर्फ तभी एक साइड रिट्रीट करती है जब वो डिफीट हो जाए और डर के मारे पीछे हट जाए। लेकिन जैंगी भारत के टेरिटरी में वॉर शुरू नहीं करना चाहता था। अगर वॉर होनी ही है तो वो दोनों कंट्रीज के बॉर्डर पर होनी चाहिए, ताकि अपोनेंट के ज्योग्राफिकल एडवांटेज में ना फंसा जाए। ये सब समझने के बाद लियांग यू के चेहरे पर भी एक अंडरस्टैंडिंग का एक्सप्रेशन आ गया।
जैंगी जल्द ही पहुंच गया ग्रेट स्नो माउंटेन रेंज पर, दुनिया का सबसे ऊंचा एरिया जो पूरे साल स्नो से कवर्ड रहता है। जैंगी ने अपना सर घुमाया और देखा कि एक गोल्डन लाइट दूर के आसमान से तेजी से उसकी तरफ आ रही है। फाइटर प्लेन्स भी उसके पीछे रोर करते हुए आ रहे थे। इंटेलिजेंस सिस्टम ने मैन युआनजुंग से एक कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट रिसीव किया। जैंगी ने कॉल आंसर किया और मैन युआनजुंग की सीरियस वॉइस सुनाई थी। भारत ने बॉर्डर पर 1,00,000 ट्रूप्स असेंबल कर लिए हैं। शायद वो साउथ वेस्ट रीजन पर डायरेक्ट अटैक करने वाले हैं। समझ गया, जैंगी ने हल्की सी आवाज में कहा। ऑर्डिनरी लोग, चाहे प्रोफेशनल ट्रूप्स ही क्यों ना हो, टॉप लेवल एलियंस के सामने कोई खास रोल प्ले नहीं कर पाते, और भारत सिर्फ एक गेस्चर दिखाना चाहता था कि अगर जैंगी स्केप करता है तो वो तुरंत साउथ वेस्ट रीजन पर अटैक कर देंगे। क्या करने वाले हो? मैन युआनजुंग ने जैंगी से उसका ओपिनियन पूछा। उसके पास जैंगी को डायरेक्ट करने का कोई अथॉरिटी नहीं था। अगर जैंगी इस वक्त लीव करने का डिसीजन भी ले लेता तो मैन युआनजुंग उसे कुछ नहीं कह पाता। आखिर ये एक नेशनल अफेयर है और बाकी रीजन्स पोस्ट वॉर रिकवरी में बिजी हैं, इसीलिए वो लोग किसी को भी भेज नहीं सकते। उन्हें रिलाई करना पड़ता है जैंगी पर, जो एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो 6 रीजन से इंडिपेंडेंट है। जैंगी से और ज्यादा डिमांड करना सच में मुश्किल है। जैंगी ने शांत टोन में कहा, मुझे सिर्फ एक काम चाहिए तुमसे। गॉड ऑफ लव एंड डेथ का लॉन्च चेंबर ओपन करो। भारत को बता दो कि अगर वो सच में एक्सप्लोड करना चाहते हैं तो पहले ये सोच ले कि गॉड ऑफ लव एंड डेथ की क्वांटिटी में हमसे उनका 10 टाइम्स का फर्क है। मैन युआनजुंग ने सर हिलाया। इस बारे में चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी ली चेंगोंग को नोटिफाई कर दिया है, जो तुम्हारे सबसे करीब है। जीयू को टीम लीड करने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दो। जैंगी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। बस अरेंजमेंट्स देखो। नॉर्थ वेस्ट रीजन से यहाँ तक पहुँचने में कम से कम 1 या 2 घंटे लगेंगे, जो इस वक्त बिल्कुल यूजलेस है। अब सब कुछ जैंगी पर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। जैंगी स्नोई माउंटेन पर खड़ा था और उसने लियांग्यू से कहा, तुम तुरंत साउथ वेस्ट रीजन में जाओ और सारे फोइंग ट्रूप्स को लीड करके स्टैंड बाय मोड में रखना। जैसे ही सामने वाली साइड कोई भी वॉर स्टार्ट करने वाली एक्शन लेती है, बिना किसी हेजिटेशन के सीधा फाइट बैक करना। अगर सामने वाले गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का यूज करने की हिम्मत नहीं करते तो एपिसलोन से नीचे के एलियंस तुझे हार्म नहीं कर पाएंगे। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो सॉल्व नहीं हो रही तो सबको लेके तुरंत इवैक्यूएट कर लेना। लियांग्यू ने दूर तक देखा। उसकी स्ट्रेंथ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अगेंस्ट बैटल के बाद उसने भी ओरिजिन का एक हिस्सा हासिल किया था, लेकिन सिल्वर आर्मर की एसेंस को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अभी वो इंद्रा जैसे लेवल के एलियन का सीधा सामना करने के लायक नहीं बनी है। लियांग्यू ने सर हिलाया। आखिर उसे कभी भी जैंगी की सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसने अपना हाथ उठाया और लॉन्ग मिंग का स्केबार्ड स्नो पर फेंक दिया। फिर एक लीप लिया और टावरिंग स्नो केव्ड माउंटेन से तेजी से स्लाइड करते हुए नीचे निकल गई। जैंगी दोनों देशों के बॉर्डर के बिल्कुल करीब खड़ा था। उसके हाथ में जो मैजिक वेपन था वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक स्नाइपर राइफल में, और उसने उससे ऊंचा उठाया। दूर का आसमान धीरे धीरे और ज्यादा ब्राइट होता जा रहा था। इंद्रा 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप पर कदम रखता हुआ आ रहा था। उसके हाथ में था बुद्धा का हेवनली अम्ब्रेला, जो एकदम यूनिफॉर्म स्पीड में रोटेट कर रहा था, और वो तेजी से जैंगी की डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा था। अगर आज तूने बॉर्डर क्रॉस किया तो मैं इसे एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मानूंगा, जैंगी ने धीरे से कहा। इंद्रा सच में आया था और उसने दोनों देशों के बीच के बॉर्डर को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, सीधा उसे क्रॉस कर गया। जैंगी ने भी कोई तमीज नहीं दिखाई और उसके हाथ में जो स्नाइपर राइफल था उसने एक थंडरस साउंड के साथ फायर कर दिया, जैसे आसमान में बिजली फटी हो। एक वायलेंट स्टार पियर्सिंग कैनन सीधा एम्परर इंद्रा की तरफ शूट हुआ। इंद्रा के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी फेड हो गई, लेकिन उसका बॉडी बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। उसके राइट हैंड में जो अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड ऑनर्ड वन था वो अब भी कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा था। उसके अम्ब्रेला के एज से गोल्डन लाइट के स्ट्रैंड्स टपक रहे थे, जो उसके आसपास एक होली लाइट की तरह घूम रहे थे, और वो लाइट इंडिस्ट्रक्टिबल कर्टन्स में ट्रांसफॉर्म हो गई। जैसे ही ब्लैक लाइट ने गोल्डन कर्टन्स को हिट किया,
एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ। ब्लैक लाइट ने पूरे नज़ारे को और स्टीडीली वो गोल्डन कर्टन को पियर्स करता चला गया। ये सीन देखते ही एम्परर इंदिरा की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई, लेकिन स्टार कैनन फाइनली पूरी तरह डिसअपेट हो गया, उसके बॉडी से सिर्फ 10 मीटर दूर। जैंगी ने एम्परर इंदिरा का रिएक्शन देखा और अपने आप से मटर किया, उसने मेरे अटैक को डॉज करने का ट्राई तक नहीं किया। क्या वो फ्यूचर को दूर तक देख नहीं सकता? लेकिन वो फिर मेरे अटैक की ट्रेजेक्टरी भी क्यों नहीं देख पाया? या तो वो डॉज नहीं कर सकता था, या फिर अपने डिफेंस पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, या हो सकता है कि वो इस अटैक का फ्यूचर फोर्स ही नहीं कर पाया। यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, अगर किसी के पास टाइम को देखने की एबिलिटी हो तो क्या जितना लंबा टाइम देखे उतना बेटर होता है? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और चाहते हैं कि वो अपने एनिमी का सब कुछ देख पाएं, बर्थ से डेथ तक। लेकिन लंबे सालों का हर एक छोटा डिटेल एक फ्लैश की तरह दिमाग से गुजरता है, और जो हम याद रख पाते हैं वो अक्सर सिर्फ एक जनरल लाइफ स्टोरी होती है। लेकिन जब बात लाइफ एंड डेथ बैटल की हो तो वहाँ डिटेल्स की ज़रूरत होती है। हर एक शॉट का अटैक रूट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एम्परर इंदिरा की एबिलिटी ईयर्स को देखने की है, बहुत लंबी रेंज तक, लेकिन हो सकता है वो जैंगी के सामने वाले अटैक की ट्रेजेक्टरी देख ही नहीं पाया हो। जैंगी के हाथ में जो स्नाइपर राइफल था वो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो गया 2 हैंड हेल्ड गन्स में। एम्परर इंदिरा ने थोड़ा सा स्माइल किया, मैंने पहले ही तुमसे कहा था, मैंने तुम्हारा फ्यूचर देख लिया है, और जब तुमने डिसाइड किया कि तुम मेरे अगेंस्ट फाइट करोगे, डेथ एक इनएविटेबल आउटकम है। एम्परर इंदिरा ये कहने ही वाला था, लेकिन जैंगी ने उसे बोलने का चांस ही नहीं दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये टॉप एलियंस के बीच का एक क्रिटिकल लाइफ एंड डेथ डुअल मोमेंट है। क्या किसी के पास टाइम है तुम्हारी बकवास सुनने का? 2 डिवाइन स्पेयर्स इंदिरा के एरिया की तरफ एम किए गए। अब ये सब खत्म करने का वक्त है। जैंगी ने दोनों हाथों से ट्रिगर पुल किया और सुपरनैचुरल बुलेट्स एक के बाद एक ब्लैक बॉल की तरह स्काई में डेंस हो गए और तुरंत एम्परर इंदिरा के सामने अपीयर हो गए। एम्परर इंदिरा की स्पीच इंटरप्ट हो गई और वो इस बात से काफी अनहैप्पी था, लेकिन अब उसे जैंगी के अटैक का फुल फोर्स से सामना करना ही था। बुद्धा का अम्ब्रेला उसकी एबिलिटीज का एम्बॉडीमेंट है। इसमें पावरफुल डिफेंसिव कैपेबिलिटीज हैं। अम्ब्रेला का सरफेस कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है और हर डायरेक्शन से आने वाले अटैक्स को ब्लॉक कर सकता है। एंडलेस ब्लैक बर एम्परर इंदिरा को पूरी तरह से एनवलप कर लिया, लेकिन एम्परर इंदिरा ने एक भी इंच मूव नहीं किया। गोल्डन लाइट उसके आसपास थी और सारे अटैक्स उसके बॉडी के पास तब तक भी नहीं पहुंच पाए। और अब इस मोमेंट तक जैंगी पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि एम्परर इंदिरा का एबिलिटी इंडेक्स उसके बराबर के करीब है, और वो भी एक वाइट बिशप लेवल पर्सन होना चाहिए जिसका एबिलिटी इंडेक्स 30,000 पॉइंट तक पहुंच चुका है। ये शायद उसके एस्टिक प्रैक्टिस से भी रिलेटेड है, जिसकी वजह से उसे सो कॉल्ड 3 एस्पेक्ट गॉड का ब्लेसिंग मिला। जैंगी बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसने एम्परर शी तियान से एक सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन किया ताकि सामने वाले अचानक अपनी एबिलिटी का यूज ना कर पाए, लेकिन उसने तुरंत अपने गन के बुलेट्स रिप्लेस कर दिए। रीलोडिंग के बाद डुअल गन्स एक बार फिर 100 राउंड्स लोड कर सकती है। जैंगी एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ, उसे ये कंजम्पशन थोड़ा पेनफुल लगा, लेकिन जब उसने सामने वाले दुश्मन की स्ट्रेंथ को कंसिडर किया तो उसने बिना किसी डाउट के ट्रिगर पुल कर दिया। बराज में लगभग कोई गैप नहीं था, और जब कोई वाइट बिशप लेवल तक पहुंच जाता है तो बॉडी में जो स्पेशल एनर्जी होती है वो समुद्र की तरह होती है, कांस्टेंट कंजम्पशन को इजीली हैंडल कर सकती है। जब एम्परर इंदिरा ने देखा कि जैंगी का अटैक उसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाया तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तुम्हारी एबिलिटी दूसरे डायमेंशन का डोर ओपन करने की है ताकि अटैक्स को विथस्टैंड किया जा सके, इसीलिए लोग तुम्हारी एबिलिटी को एब्सोल्यूट डिफेंस कहते हैं। लेकिन अगर अटैक के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तुम्हारी एबिलिटी में काफ़ी कमी है। जैसे उसके शब्दों का जवाब मिल गया हो, उसके बोलते ही एक बुलेट जो ट्रांसलूसेंट ब्लू लाइट में फ्लैश कर रही थी डार्कनेस के अंदर, सुपरनैचुरल पावर के इन्फ्लुएंस में उसके गोल्डन लाइट कर्टेन को हिट कर गई। ये कोई ऑर्डिनरी बुलेट नहीं है, और जब ये एक्सप्लोड हुई तो जो पावर जनरेट हुआ उसने डायरेक्टली इंदिरा के बॉडी को शेक कर दिया। एक्सप्लोजन की आवाज़ काफ़ी देर बाद सुनाई दी, क्योंकि एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि
उसके आसपास तुरंत एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और एक ह्यूज मशरूम क्लाउड ऊपर उठ गया। भारत के हाई लेवल ऑफिशियल्स के मीटिंग रूम में जनरल चमाल ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और खड़ा हो गया। ये किस टाइप का वेपन है? इसमें इतनी ट्रेमेंडस पावर कैसे हो सकती है? राजेश भी इस वेपन से शॉक हो गया। फिर उसने एक गहरी आवाज में कहा, माइक्रो लव डेथ। इसका इक्विवेलेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन अगर इसे बुलेट के रूप में फायर किया जाए तो ये कम रेंज में एक्सट्रीमली पावरफुल फोर्स से एक्सप्लोड कर सकता है। उसने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। ये ओरिजिनली एक ऐसा वेपन था जो हिस्ट्री के द्वारा एलिमिनेट कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं थी। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि केओस ने एक्चुअली इस वेपन को डेवलप कर लिया। जो जैंगी ने यूज़ किया था वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब था, जो लू कैरन के द्वारा कंटिन्यूसली इम्प्रूव किया गया था। उसकी प्रिसाइजनेस शायद एक एयर टू एयर मिसाइल से भी ज़्यादा हो और उसकी पावर एक ऑर्डिनरी मिसाइल से कम हो सकती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये जैंगी की एबिलिटीज़ के साथ परफेक्टली कंबाइन हो जाता है ताकि एक इंस्टेंट अटैक अचीव किया जा सके। एम्परर इंदिरा ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इंसान पिस्टल से एक टाइनी लव डेथ बॉम्ब फायर करेगा। जो पावरफुल इम्पैक्ट हुआ वो जैंगी की वॉइड पावर के साथ कंबाइन होकर बुद्धा के अम्ब्रेला को इतना ज़्यादा शेक कर गया कि वो हाथ से छूटने के करीब था। गोल्डन लाइट कर्टन बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गया और इंदिरा ने हवा में तेजी से अपने बॉडी को मूव किया। दूर राइजिंग मशरूम क्लाउड को देखते हुए उसके दिल में एक अलग सी इमोशन जगी। मेरे पास अभी भी 49 बुलेट्स ऐसे ही बची हैं। जैंगी ने अपने दोनों गन्स ऊंचा उठाए और एम्परर इंदिरा से ठंडी आवाज में बोला। इस मोमेंट तक इंदिरा का एक्सप्रेशन फाइनली सीरियस हो गया। उसे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि अब वो प्रिटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वाला अपोनेंट इतना डेंजरस है कि उसे पूरी स्ट्रेंथ से डील करना पड़ेगा। इंदिरा ने अपने हाथ से बुद्धा का अम्ब्रेला हटा दिया और उसके पैर के नीचे जो 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स थे उनमें से एक सैक्रेड लाइट एमिट होने लगा। उसने जैंगी को ठंडी नजर से घूरा। उसकी आंखों ने जैंगी के ग्रेजुअली एजिंग और विसिट्यूड्स ऑफ लाइफ को देखा और फाइनली उसने जैंगी के नेक्स्ट बैटल के ट्रेसेस का ग्लिम्स किया। जैंगी के दिल में कुछ फील हुआ। उसकी लेफ्ट आई में लाइट ट्विस्ट होने लगी। एक लेयर ऑफ वाइट लाइट फॉग की तरह हेजी थी और जैसे जैसे फॉग धीरे धीरे डिसपेट होने लगी एक स्ट्रेंज फिनोमिनन सामने आया। उसकी लेफ्ट आई में एक क्लॉक अपीयर हुई जिसका ब्लैक प्यूपिल सेंटर था और आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड धीरे धीरे रोटेट कर रहे थे। दी सेकंड हैंड ऑफ टाइम। सेकंड हैंड एक क्लिक के साथ टर्न हुआ और उसके सामने का पूरा सीन रैपिडली चेंज होने लगा। नेक्स्ट 3 सेकंड्स में जैंगी एम्परर इंदिरा के सारे एक्शंस देख सकता था जो वो करने वाला था, लेकिन इस बार सीन पहले जैसा क्लियर नहीं था। इंदिरा का फिगर काउंटलेस ओवरलैपिंग फैंटम्स में ट्रांसफॉर्म हो गया और ये बताना इम्पॉसिबल हो गया कि असली बॉडी कौन सी है। दूर के इंदिरा के साथ भी सेम सिचुएशन थी। टाइम सिस्टम का डुअल फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि किसकी एबिलिटीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और किसकी डिडक्शंस ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन जब सामने वाले की एबिलिटी से इंटरफेरेंस होता है तो फ्यूचर दोनों के लिए ब्लरी हो जाता है और रिजल्ट ये होता है कि कोई भी फ्यूचर क्लियरली नहीं देख पाता। ये इंदिरा के लाइफ का पहला मोमेंट था जब उसने ऐसी पावर का सामना किया। जैंगी भी थोड़ा अनकंफर्टेबल था। उसकी सबसे पावरफुल एबिलिटीज में से एक जो उसे अपने एनिमीज को बार बार एंटिसिपेट करने की पावर देती थी, अब वो एबिलिटी यूजेबल नहीं रही। इंदिरा ने अपने हाथ में अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड ऑनर्ड वन को जैंगी की तरफ उठाया और उस अम्ब्रेला से एक डैजलिंग गोल्डन लाइट बर्स्ट हुई जो सीधा जैंगी की डायरेक्शन में शूट हो गई। शेनलू वैक्शियान। जैंगी के 3000 डायमेंशनल गेट्स एक के बाद एक स्टैक्ड हो गए, उसके और एम्परर इंदिरा के बीच में एक वॉल बनाते हुए। वो टेरिफाइंग फोर्स जब उसके डायमेंशनल गेट के अंदर घुसी तो वो एकदम समुद्र में एक बूंद की तरह थी, बिल्कुल बेकार, कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैंगी का अटैक एम्परर शीतियान पर इफेक्टिव होने के चांसेस कम ही थे और वाइस वर्सा भी था। जितना हायर लेवल का म्यूटेंट होता है उतना ही वो अपनी एबिलिटीज़ को ऑल राउंड वे में डेवलप करता है और उनसे गलती करना मुश्किल हो जाता है। अगर लेवल गैप इतना ह्यूज ना होता
तो बैटल एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता, किलिंग तो दूर की बात है। अगर कोई और ऑप्शन होता तो जैंगी ऐसे लोगों से फाइट करना अवॉइड करता, उसे वीक लोगों को बुली करना ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब उसके पास कोई चांस नहीं है। सेकेंड और थर्ड न्यूक्लियर बॉम्ब्स फायर किए गए इंदिरा की डायरेक्शन में। इस बार एम्परर इंदिरा ऑलरेडी जैंगी के न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर देख चुका था और प्रिपेयर्ड था। उसने अपना मुंह खोला और भरतनाट्यम का एंशिएंट मंत्र चैंट किया। अगले मोमेंट में उसके पीछे एक डैजलिंग गोल्डन लाइट राइज हुई और इस ग्लूमी और फ्रोजन अपोकलिप्स में वो एक स्क्रॉचिंग सन की तरह था जो क्लाउडी स्काई को फाड़ रहा था। 3 बॉडीज। अचानक इंदिरा के नेक पर 2 और हेड्स अपीयर हो गए और उसके बैक पर हवा में 4 स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्म्स ग्रो हो गए। इंदिरा के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। जो 3 हेडेड 6 आर्म्ड इमेज उसने समन किया वो उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है। और हर न्यूली अपीयर्ड आर्म में एक मैजिकल वेपन था जो पावर का मैनिफेस्टेशन था। एक आर्म इंडेक्स फिंगर से धर्म चक्रा को स्पिन कर रहा था, एक आर्म ह्यूज बो होल्ड कर रहा था और एक हैवी हैमर कैरी कर रहा था और एक आर्म जायंट कॉन्च शेल पकड़ रहा था। नैरेटिव काफी लॉन्ग लगता है लेकिन ये सब कुछ एक मोमेंट में हुआ। जब न्यूक्लियर बॉम्ब अप्रोच करने लगा, विष्णु ने अपने हाथ में काउंच उठाया। उसने उसे ब्लो किया लेकिन फिर भी एक लॉन्ग और लाउड साउंड प्रोड्यूस हुआ। साउंड वेव्स तेजी से स्प्रेड होने लगे। जैंगी ने एक ट्रांस में समुद्र को देखा। ब्लू वेव ने समुद्र के सारे अटैक्स को डायरेक्टली एब्जॉर्व कर लिया। न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन की पावर एक्चुअली पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गई। केओस, किस्मत के अगेंस्ट फाइट करना बंद करो। तुम्हारी डिफीट इनएविटेबल है। मैं तुम्हारी मिजरेबल डेथ अपनी आंखों से देख चुका हूँ। अभी के अभी रुक जाओ और 3 फेस्ड गॉड के सामने अपने पापों का सिंसियर कन्फेशन करो। यही तुम्हारी आखिरी चांस है जिंदा रहने का। इंदिरा की आवाज आसमान से आई। आवाज दूर से आई थी, एकदम वैसे जैसे किसी भगवान की होती है। जैंगी बस एक स्नीयर देता है, तो लगता है आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रावैगेंट होना पड़ेगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने तुरंत ट्रिगर पुल किया और एक के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ लाइट में बदल गए, सीधा एम्परर इंदिरा की तरफ शूट हो गए। पिछला अटैक इसीलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि फायर पावर ही इनसफिशिएंट थी। हम दोनों बिशप लेवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, तो तुम मेरे सामने भगवान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? जैंगी ने एक ही सांस में डजन से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स फायर कर दिए। अगर कोई सिचुएशन को समझने वाला इंसान ये अटैक देखता तो उसके दिल में डेफिनेटली दर्द होता। इवन एक रीजनल लेवल फोर्स भी ऐसे रिसोर्सेस को ऐसे कैजुअली यूज नहीं कर सकती। लेकिन जैंगी के लिए रिसोर्सेस कभी इशू नहीं रहे। अगर वॉर लड़ना ही है तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स होने चाहिए सर्वाइवल और विक्ट्री, ना कि फ्रूजैलिटी। जब एम्परर इंदिरा ने देखा कि जैंगी उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा, तो उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई और उसके हाथ में जो कॉन्च था उसकी साउंड और लाउड हो गई और वो एक ब्लू वेव में बदल गई जो नीचे की तरफ स्वीप करने लगी। एक डल साउंड ब्लू सी में एको करने लगा और धीरे धीरे वेव्स इम्पैक्ट से डिफॉर्म होने लगी। सुपर पावर्स का एसेंस एक एनर्जी बॉडी होता है जो एक सुपर नेचुरल बीइंग के बॉडी में कंटेन हो सकता है और ये स्ट्रेंथ किसी ब्रिक उठाते वक्त लगने वाली ताकत से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती। जब एनर्जी कोलाइड करती है तो वीकर साइड हमेशा स्ट्रॉन्गर साइड के सामने ओवरवेल्म्ड हो जाती है। एम्परर इंदिरा का काउंच सेल एक बैरियर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जो अटैक्स को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैंगी का डजन न्यूक्लियर बॉम्ब्स वाला अटैक इतना फियर्स था कि उसने पूरे ओशन को एक लाउड बैंग के साथ शैटर कर दिया। इंदिरा का एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया और वो तेजी से उड़ गया ताकि एक्सप्लोजन के इफेक्ट से बच सके। उसने आसमान में उठते ह्यूज मशरूम क्लाउड को देखा और थोड़ा सा फ्रॉन किया। जैंगी थर्मल वेपन्स की हेल्प से फाइट कर सकता है, लेकिन एम्परर इंदिरा जो जैंगी की एबिलिटीज को अच्छी तरह जानता है वो नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे थर्मल वेपन्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, जैंगी उन्हें एलियन स्पेस के थ्रू बाउंस बैक कर देता है। जैंगी मिड एयर में खड़ा था, उसकी आंखों में एक्सट्रीम कामनेस थी और उसमें बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। जब तक सामने वाला उसका डिफेंस ब्रेक नहीं कर सकता या नियॉन के गॉड ऑफ नेस्ट की तरह स्पेस को सील करने वाला कोई मेथड यूज नहीं करता, तब तक जैंगी हमेशा इनविंसिबल रहेगा। एम्परर इंदिरा और जैंगी ने एक दूसरे को दूर से घूरा।
जैंगी के चेहरे पर कामनेस थी और उसके हाथ में अभी भी डजन्स न्यूक्लियर बॉम्ब्स बचे हुए थे। उसका इन बुलेट्स को सेव करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आखिर ये बैटल कोई मजाक नहीं थी। उसकी पर्सनल जीत या हार मैटर नहीं करती, लेकिन अगर वो हारता और पूरा साउथ वेस्ट रीजन गिर जाता तो उसके ऊपर ट्रेमेंडस मेंटल प्रेशर होता। बुलेट्स लोड होने की आवाज़ आई और जैंगी ने अपने गन का मजल उठाया, एम्परर इंदिरा की तरफ एम किया और फायर कर दिया। चाहे सारी बुलेट्स खत्म हो जाएंगे, अगर उसे सामने वाले को थोड़ा सा भी इंजरी हो जाए तो वो वर्थ इट होगा। बुलेट्स इंदिरा की तरफ शूट हुई जैसे वो फ्री हो, ब्लैक वर्ल्ड पावर्स के साथ मिक्स होकर हवा में शार्प लाइंस क्रेव करते हुए। इंदिरा के 3 लाइफ बॉडी फॉर्म ने अपने हाथ में बुद्धा का अम्ब्रेला उठाया और वो एक बैंग के साथ अनफोल्ड हुआ, फिर तेजी से रोटेट होने लगा। डैजलिंग सॉफ्ट और सैक्रेड गोल्डन लाइट उसके सामने एक स्काई कर्टन की तरह स्प्रेड हो गई, एक ह्यूज और वास्ट बैरियर बनाते हुए जैसे आसमान से गिर रहा हो। डजन्स पिच ब्लैक लाइंस गोल्डन स्काई से टकराए और उसके बाद एक हॉरिफिक एक्सप्लोजन हुआ। उसका डिफेंस काफी स्ट्रांग है, जैंगी ने हल्की आवाज में कहा, लेकिन मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया उसके सुपर पावर्स को कंज्यूम करने के लिए, तो लगता है मुझे कोई लॉस नहीं होने वाला। एलियंस की एनर्जी इन्फिनिट नहीं होती और जैंगी जो सबसे अच्छा करता है वो है वॉर ऑफ एट्रिशन। ये भी स्पेस बेस्ड एलियंस का सबसे बड़ा एडवांटेज है। उनके पास रिसोर्सेस काफ़ी होते हैं और वो उन्हें फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। चाहे इंदिरा का बैरियर पावरफुल हो, लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन पावर को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता। जल्द ही वो इम्पैक्ट के कारण फिर से रिट्रीट करने पर मजबूर हो गया और जैंगी ने फिर से अपना गन उसकी तरफ पॉइंट किया। इंदिरा ने गहरा फ्राउन किया। उसे पता था कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन चाहे वो कितना भी फास्ट हो, वो जैंगी के गन से फास्ट नहीं हो सकता। चाहे वो जैंगी से क्लोज कॉम्बैट करना चाहे, वो उस तक पहुंच ही नहीं सकता। ये सोचकर इंदिरा ने तुरंत बॉर्डर पर स्टेशन ट्रूप्स को ऑर्डर दिया, लॉन्च करो अटैक हुआक्शू कंट्री के साउथ वेस्टर्न रीजन पर। ये बातें उसने जैंगी के सामने ही कही। एम्परर इंदिरा का पर्पस था जैंगी को नर्वस करना और उसके अंदर अर्जेंसी का प्रेशर बढ़ाना। जब जैंगी इंदिरा को हराने के लिए एंशियस हो जाता तो उसके अटैक्स में गलतियां होना तय था। लेकिन जब जैंगी ने एम्परर इंदिरा की बात सुनी तो उसने बस एक कंटेम्प्टुअस स्माइल दिया। उसे इंदिरा को जवाब देने की भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जवाब देना मतलब ये दिखाना कि वो अंदर से उतना शांत नहीं है जितना दिख रहा है। जैंगी जब भी कोई काम करता है तो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और बाकी सब किस्मत पर छोड़ देता है। जो कुछ उसे करना था वो सब उसने कर दिया है और चाहे ये वॉर साउथ वेस्ट रीजन की धरती पर फैल जाए, उसका समझ बिल्कुल क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त पूरी फुइंग आर्मी प्लस साउथ वेस्ट रीजन की बची खुची रेजिस्टेंस फोर्स ऑलरेडी फ्रंट लाइन पर है, एनिमी का सामना करने के लिए रेडी। जैंगी ने अपने हाथ में गन उठाया और न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब एम्परर इंदिरा पर फायर किया। 3 राउंड के सैल्वोस की पावर इतनी ज्यादा थी कि एक ऑर्डिनरी इंसान तो सिर्फ देखकर ही शॉक में आ जाता। आखिर ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। डजन्स बुलेट एक छोटी सी जगह में एक साथ फायर होने का इम्पैक्ट एक मिनिएचर गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के बराबर था। एक्सप्लोजन से खुद को बचाने के लिए इंदिरा को अपनी एबिलिटी का यूज करना पड़ा ताकि वो ब्लास्ट को एब्जॉर्ब कर सके। इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कंज्यूम हो गई। जैंगी ने लगभग कोई लॉस नहीं उठाया। 4th राउंड के अटैक में उसने अपने गन के सारे न्यूक्लियर बुलेट्स यूज कर दिए। इस वक्त तक स्नो माउंटेन रेंज के डजन से ज्यादा पीक्स ऑलरेडी फ्लैटन हो चुके थे। हर जगह पैथोल्स थे और पूरा लैंडस्केप एक टेरिफाइंग बैटलफील्ड बन चुका था। लेकिन जैंगी ने कामली अपना गन रीलोड किया और होली सिल्वर बुलेट से एम्परर इंदिरा पर अटैक कंटिन्यू किया। सिल्वर बराज एकदम ऐसे था जैसे आसमान से लटके क्लाउड्स पूरे स्पेस को कवर करता हुआ। ये अटैक नेचुरली न्यूक्लियर बॉम्ब से काफी वीकर था। इंदिरा ने अपना अम्ब्रेला ऑफ द वर्ल्ड ऑनर्ड वन अनफोल्ड किया और उन्हें इजीली ब्लॉक कर दिया। अपने धर्म धातु हाथ में उसने धीरे से विष्णु का ह्यूज बो ओपन किया और गोल्डन एनर्जी टाइड की तरह उसमें भरने लगी। ये वॉयलेंट एनर्जी स्टॉर्म इतना इंटेंस था कि स्नो केप्ड माउंटेन्स तक ट्रेम्बल करने लगे। तो लगता है तुम्हारे बुलेट्स खत्म हो गए हैं और तुम्हारी अटैक पावर भी लिमिट में आ गई है। अब मेरी बारी है, एम्परर इंदिरा ने शांत टोन में कहा और अपने पावरफुल मस्कुलर आर्म से ह्यूज डिवाइन बो को खींचा।
बो पर एक गोल्डन एनर्जी एरो अपीयर हुआ जो सीधा जैंगी के आईब्रोज के सेंटर पर एम कर रहा था दूर से। इस मोमेंट पर जैंगी को महसूस हुआ जैसे उसे किस्मत ने लॉक कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि चाहे जैंगी कितना भी डॉज करे, वो एरो उसके बॉडी को हिट करके ही रहेगा। ये अजीब फीलिंग ने जैंगी को फुल कंसंट्रेशन में डाल दिया। उसने इस इम्पेंडिंग अटैक को बिल्कुल सीरियसली लेना शुरू कर दिया। उसके पीछे डायमेंशनल डोर ऑलरेडी ओपन हो चुका था। एक साथ हजारों डायमेंशनल डोर्स अपीयर हो गए। बस एक कदम पीछे लेना होता और उसके पास एस्केप करने का 1000 तरीके होते एक ही इंस्टेंट में। तू इस अटैक को कभी डॉज नहीं कर पाएगा। इंदिरा का टोन एकदम अनक्वेश्चनेबल था, जैसे ये बात फाइनल हो। फिर उसने अचानक अपना ग्रिप छोड़ा और एरो सीधा जैंगी की तरफ शूट कर गया। जैंगी को कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो हमेशा फुल अलर्ट मोड में रहता है। उसने इस मोमेंट में सिर्फ डिवाइन पावर को कंडेंस किया, एक ह्यूज सिल्वर शील्ड बनाया और उसे अपने सामने प्लेस कर दिया। गोल्डन एरो हवा में फ्लाई करता हुआ आया। उसमें एक्सट्रीमली पावरफुल डिस्ट्रक्टिव पावर थी। जैंगी का माइंड फील्ड पूरे 5 किलोमीटर रेडियस में स्प्रेड हो गया और स्पेस में होने वाली स्लाइटेस्ट फ्लक्चुएशन भी वो सेंस कर सकता था। और श्वेनलू वक्शियान के अनब्रेकेबल डोर्स के लेयर्स उसके आसपास रैप्ड थे जो इस एरो को पेनिट्रेट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन वो एरो बिल्कुल उसके नोज के सामने था और अचानक डिसअपेयर हो गया। जैंगी एकदम हैरान हो गया और उसी वक्त एक डेंजरस साइन सडनली एरप्ट हुआ। उसके पीछे वो डिसअपेयरिंग एरो मिस्टीरियसली अपीयर हो गया। उसके डायमेंशनल डोर्स के लेयर्स को इग्नोर करता हुआ वो सीधा उसके पीछे अपीयर हुआ और उसके हर्ट के लोकेशन पर पॉइंट कर रहा था। गोल्डन एरो जैंगी के बैक पर शूट हुआ। सबसे पहले उसके होली सिल्वर आर्मर को शैटर किया जो डिवाइन रिफाइनिंग से बना था। फिर उसके लेटेंट ड्रैगन आर्मर को तोड़ दिया। उसके बाद उसका कॉम्बैट यूनिफॉर्म और ब्लैक सूट सब बर्बाद हो गया। जैंगी के थॉट्स अचानक रियलिटी में वापस खींच लिए गए। जब वो डेथ के बिल्कुल करीब था तब ट्रेसेस ऑफ ऑल थिंग्स ने उसे अर्ली वार्निंग दिया और गोल्डन एरो जो अभी अभी इंदिरा के हाथ से उसकी तरफ फ्लाई कर रहा था उसके सामने था। ये क्या हो रहा है? ये एरो मेरे श्वेनलू वक्शियान को बाईपास करके पास हो गया और फिर मेरे पीछे कैसे आ गया? टाइम इतना शॉर्ट था कि जैंगी के पास ये प्रॉब्लम को सोचने का वक्त ही नहीं था। जो वैरियर उसका सबसे ट्रस्टेड था वो फेल हो चुका था और अब उसे तुरंत कोई नया सोल्यूशन ढूंढना था। तब उसने एरो को इंटेंसली स्टेयर किया और जैसे ही वो डिसअपेयर हुआ जैंगी ने तुरंत टर्न किया और अपने हाथ में जो डार्क सिल्वर शील्ड था जो गॉड के द्वारा रिफाइन किया गया था उसे स्वीप आउट कर दिया और वो शील्ड बिल्कुल उस गोल्डन एरो से टकराया जो अचानक अपीयर हुआ था। जैंगी के हाथ में जो डिवाइन शील्ड था वो गोल्डन एरो से तुरंत टकरा गया और एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ। जब जैंगी बिल्कुल रीच के अंदर था तब वो टेरिफाइंग एनर्जी सुनामी की तरह एक्सप्लोड हुई और सीधा उसके बॉडी की तरफ रश कर गई। जैंगी ने काउंटलेस बैटल्स फेस किए हैं लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतना टेरिफाइंग क्लोज रेंज ऑपरेशन फील किया। पहले कब उसके साथ ऐसा हुआ था? जब वो हैवी प्रोटेक्शन के अंदर था। वो पावरफुल फोर्स शन लियान पर हिट हुई और वो ह्यूज शील्ड जैंगी के बॉडी को उसके पीछे छुपा रहा था। लेकिन बिना श्वेनलू वक्शियान के डिफेंस के जैंगी के हाथ में जो शन लियान था वो भी डिफीट हो गया। वो पावर उसके आर्म्स के थ्रू रश हुई और उसके होली सिल्वर वेपन्स और आर्मर को लेयर बाय लेयर पील कर गया। क्विनलॉन्ग आर्मर भी शैटर हो गया और मेटल फ्रैगमेंट्स हवा में स्कैटर हो गए। कॉम्बैट यूनिफॉर्म अंदर से रिवील हो गया। जैंगी का बॉडी तेजी से पीछे फ्लाई हुआ और उसने बेयरली एम्परर शी तियान के एरो को अवॉइड किया। उसने शॉक में अपना राइट हैंड उठाया। क्विनलॉन्ग आर्मर का आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका था। लकीली जो कॉम्बैट सूट उसके अंदर था वो लू कैरन ने खुद बनाया था और वो एक्सट्रीमली टफ था। ये बंदा, जैंगी ने दूर से एम्परर इंदिरा की तरफ कोल्डली देखा। उसके अंदर हॉरर का इमोशन था। बाइलोंगजी और गेटकीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड जैसे बीइंग्स को छोड़ के जिनकी सुपरनेचुरल पावर्स उसे काफ़ी ज़्यादा हाई थी, जैंगी ने कभी किसी अपोनेंट का सामना नहीं किया था जो उसे इतना एम्बैरेस्ड फील करवा सके। उसका वास्ट नॉलेज इस अपोनेंट के सामने कुछ भी नहीं था। 3000 डायमेंशनल गेट्स ऑफ द यूनिवर्स उसका सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, लेकिन अब वो फेल हो चुका है। जैंगी समझ नहीं पाया कि कौन सा लिंक गलत हो गया, क्योंकि श्वेनलू वक्शियान का डिफेंस अभी भी इंटैक्ट लग रहा था और उस पर कोई इम्पैक्ट भी नहीं हुआ था। स्पेस सिस्टम एबिलिटी, जैंगी ने सोचा।
क्या सामने वाले ने अपनी स्पेशल एबिलिटीज़ का यूज़ किया ताकि वो उसके डायमेंशनल गेट को क्रॉस करके अटैक कर सके? लेकिन उसने तुरंत इस स्पेकुलेशन को डिनाई कर दिया, क्योंकि मेरेड थिंग्स को क्रॉस करना मतलब पूरे वर्ल्ड के बैरियर को क्रॉस करना, और अगर ऐसा होता तो मेरेड थिंग्स उसमें ज़रूर कोई रिएक्शन होती। तो ये इम्पॉसिबल है कि मेरेड थिंग्स बिल्कुल साइलेंट रहे। चाहे जैंगी के दिल में अलर्टनेस हो, उसने अपने एक्शंस बिल्कुल भी स्टॉप नहीं किए। क्विनलॉन्ग आर्मर ने अपने आप को ऑटोमेटिकली रिपेयर करना शुरू कर दिया। एलियन स्पेस में रिपेयर मटेरियल्स की कोई कमी नहीं थी। जब तक आर्मर एक ही इंस्टेंट में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक वो रिपेयर हो सकता है। और तो और उसके पास डिफरेंट स्पेस में 3 सेट्स स्पेयर आर्मर्स भी हैं। एक स्पेस बेस्ड एलियन के लिए जैसे जैंगी, जिसके पास अपना इंडिपेंडेंट स्पेस है, लॉजिस्टिक्स उसके कॉम्बैट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैंगी ने तेज़ी से एम्परर शी तियान से डिस्टेंस बनाया। उसे ये जज करना था कि सामने वाले ने उसके डिफेंस को तोड़ने के लिए क्या मेथड यूज़ किया। जब इंदिरा ने देखा कि उसका मूव विनिंग रिजल्ट नहीं ला पाया तो उसके चेहरे पर थोड़ा रिग्रेट था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट और काम स्माइल बनी रही। मैंने पहले भी तुमसे कहा था, मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों देख सकता हूँ, और तुम्हारे फेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, और तुम्हारा फेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तुम्हें रोकने की कोशिश और तुम्हारा फेट ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तुम्हें रोकने की कोशिश का कोई मतलब नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, 3 वर्ल्ड्स के धर्मकश्यपा ने विष्णु का बो उठाया और उससे जैंगी की तरफ एम करके धीरे धीरे बो स्ट्रिंग खींचने लगा। जैंगी और एम्परर इंदिरा के बीच का डिस्टेंस अब सिर्फ 3 किलोमीटर रह गया था, जो नेकेड आई से विजिबल नहीं था। लेकिन एम्परर इंदिरा के हाथ में जो एरो था उसने जैंगी के पोजीशन को फर्मली लॉक कर लिया था। जैंगी को तो ये तक महसूस हुआ कि वो बो स्ट्रिंग टाइटन होने की साउंड सुन सकता है, जो एक पावरफुल फोर्स की कंसंट्रेशन से होने वाली स्पेशल वाइब्रेशंस थी। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मतलब वो मेरी पोजीशन डिटरमाइन कर सकता है ना? अगर ये उसकी एक्चुअल एबिलिटी है तो ये मेरे प्रिसीजन शूटिंग के सिमिलर है। लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने मेरे डिफेंस को इग्नोर कैसे किया। जैंगी अभी भी कोई जजमेंट नहीं ले पाया, इसीलिए उसने सिर्फ डिफेंस चूज किया। एक और गोल्डन एरो इंदिरा के बो से शूट हुआ। एरो हवा में फ्लाई करता हुआ आया और पूरे स्काई और अर्थ को सैक्रेड गोल्डन कलर से भर दिया, जैसे कोई गॉड दूर की लैंड से आया हो और दुनिया में लाइट लेके आया हो। जैंगी के लेफ्ट आई में क्लॉक का सेकंड हैंड वाइल्ड ट्रेम्बल कर रहा था और वो नेक्स्ट 3 सेकंड के अंदर होने वाली सारी पॉसिबिलिटीज ऑब्जर्व कर रहा था। और उसके सामने एरो अचानक अपीयर हुआ और फिर मिड एयर में डिसअपीयर हो गया। जब वो वापस अपीयर हुआ तो वो ऑलरेडी उसके आईब्रोज के बीच था। इस बार जैंगी मेंटली प्रिपेयर्ड था, लेकिन फिर भी ये अनएक्सपेक्टेड अटैक उसकी फुल फोकस ले गया। गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन। क्योंकि वो प्रिपेयर्ड था, उसने डिसाइड किया कि वो पूरे स्पेस को डिस्टॉर्ट करेगा। सीधा उसने फ्यूचर को मीट किया और जैसे ही गोल्डन एरो अपीयर हुआ, जैंगी के सामने का स्पेस तुरंत डिस्टॉर्ट हो गया, जैसे वॉइड से एक बड़ी सी हाथ ने उसे फियर्सली पकड़ लिया हो और स्पेस कोलैप्स हो गई। इस फोर्स के इफेक्ट से गोल्डन एरो वाइल्ड ट्विस्ट होने लगा और उसका ट्रेजेक्टरी भी डिस्टॉर्ट हो गया। जैंगी के बॉडी को ब्रश करता हुआ एक साइड फ्लाई कर गया। डायरेक्शन से जो डेविएशन हुआ उसके कारण एरो वास्ट माउंटेन्स में गिर गया। एक पल बाद जमीन से एक डैजलिंग गोल्डन लाइट उठी और वो गोल्डन एनर्जी एक ह्यूज स्पेयर में बदल गई, जिसने सीधा एक मैसिव माउंटेन को निगल लिया और उस माउंटेन का ज्यादा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो गया। जैंगी ने उस कोलैप्स्ड माउंटेन को देखा। उसकी आंखों में एक एक्सट्रीम सोलमिनिटी थी। दूसरी बार ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। अब जैंगी पूरी तरह से यकीन कर चुका था कि इंदिरा का अटैक उसके यूनिवर्स को पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्या है? अगर वो सामने वाले की एबिलिटी को समझ ही नहीं पाता तो उसके अगेंस्ट टारगेटेड सॉल्यूशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा जो उसका पास्ट देख सकता है, उसके एबिलिटीज़ के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जानता है। जैंगी ने सेकंड एरो को ब्लॉक किया था, लेकिन एम्परर इंदिरा बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। उसने फिर से अपना लॉन्ग बो उठाया और थर्ड एरो शूट करने के लिए तैयारी शुरू कर दी। जैंगी ने उनके बीच का डिस्टेंस देखा। इस वक्त वो दोनों 13 किलोमीटर दूर थे। अगर इंटेलिजेंस सिस्टम और सैटेलाइट्स का हेल्प ना होता तो जैंगी को ये तक नहीं पता होता कि एम्परर इंदिरा कहाँ है। लेकिन इंदिरा इतनी एक्यूरेटली उस पर कैसे शूट कर रहा था?
आज के जैंगी के लिए भी इफेक्टिव किलिंग रेंज सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास है। हाँ, अगर फुल स्ट्रेंथ अटैक हो तो डजन्स ऑफ किलोमीटर तक कवर कर सकता है, लेकिन उस रेंज के बाद लिथैलिटी डेफिनेटली कम हो जाती है। तो फिर एम्परर इंद्रा इतनी दूर से जैंगी के लिए इतना बड़ा थ्रेट कैसे बन गया? चाहे ये स्पेस रिलेटेड एबिलिटी हो, फिर भी ये थोड़ा आउटरेजियस है, जैंगी ने सोचा। शैडोज में यांग शिनशिन, जिसने ये देख लिया था कि जैंगी की बैटल आसान नहीं है, बैटलफील्ड को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी। टीम का ब्रेन होने के नाते उसकी थिंकिंग एबिलिटी एक्सट्रीमली स्ट्रांग थी। इसी वजह से चाहे उसे अपनी सुपरनैचुरल पावर लेवल इंप्रूव करने में इंटरेस्ट ना हो, जैंगी हमेशा उसे हर बैटल में साथ ले जाता है। अब इस वक्त जैंगी के लिए यांग शिनशिन की हेल्प लियांग यू से भी ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है। जब जैंगी कंफ्यूजन में था तब यांग शिनशिन ने उसे रिमाइंड किया, ब्रदर, हो सकता है सामने वाले की एबिलिटी कॉज एंड इफेक्ट का लॉ हो। कैजुअल वेपन्स, जैंगी इस टर्म से अनफेमिलियर नहीं था। जैसे हो तू का हेल ग्लूएटॉन एक टिपिकल वेपन है जो लॉ ऑफ कैजुअलिटी पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ कैजुअलिटी सिर्फ रूल सिस्टम्स तक लिमिटेड नहीं होता। अगर ये कंसिडर करें कि इंदिरा के पास पावरफुल टाइम रिलेटेड एबिलिटीज हैं, तो उसकी टाइम एबिलिटीज कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को टच कर सकती है। जैंगी पूरा फोकस करके इंदिरा के अटैक को रेजिस्ट कर रहा था। थर्ड एरो उसने फोर्सफुली ब्लॉक कर लिया, लेकिन क्लोज रेंज एक्सप्लोजन ने उसे थोड़ा एम्बैरेस्ड जरूर कर दिया। इस बार वो 20 किलोमीटर पीछे रिट्रीट कर गया, लेकिन इंदिरा बस धीरे धीरे उसके पीछे चेस करता रहा और फिर से अपना बो और एरो ड्रॉ कर लिया। जैसे जैंगी ने उम्मीद किया था, इंदिरा की एबिलिटी स्पेस डिपार्टमेंट की नहीं थी, क्योंकि जैंगी खुद स्पेस टाइम डिपार्टमेंट का वाइट बिशप है और उसे पता है कि इस फील्ड में ऐसी चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है। शिनशिन, तुम कह रही हो कि वो क्वान लॉन्ग युए की तरह किसी चीज़ के थ्रू मेरी लोकेशन लॉक कर सकता है? चाहे मैं कहीं भी भाग जाऊं, वो मुझे एक्यूरेटली अटैक कर सकता है, मेरे शन लुओ वैक्शियान के थ्रू भी, है ना? यांग शिनशिन ने फ्रॉन किया और सीरियस टोन में बोला, ब्रदर, तुम्हारी एबिलिटी एब्सोल्यूट डिफेंस है। मटेरियल लेवल्स के अटैक्स तुम्हें पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो अगर हम ये पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड कर दे कि सामने वाला तुम्हारे अगेंस्ट कोई और ज़्यादा पावरफुल स्पेस बेस्ड एबिलिटी यूज़ कर रहा है, तो जो बचा हुआ आंसर है वो थोड़ा आउटरेजियस है, लेकिन ट्रूथ के सबसे करीब वही है। अगर हम एम्परर इंदिरा की बात को कंबाइन करें तो मुझे लगता है ये टाइम बेस्ड कैजुअल स्किल है। इसके एरोस कुछ ली चेंगोंग के आई एम गॉड्स विल जैसे हैं, जो तुम पर टारगेटेड अटैक्स लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तुम पर इफेक्ट नहीं करता। जैंगी ने ये क्लियरली देखा जब उसने दूर के स्नो केप्ड माउंटेन्स को देखा जो गोल्डन एरो से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। तो एक सिंपलर एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? जैंगी अब समझ गया था कि एस्केप करते रहना मीनिंगलेस है, क्योंकि स्पेशियल डिस्टेंस को सामने वाला एलिमिनेट कर सकता है। अगर हम फिर से विदड्रॉ करते हैं तो साउथ वेस्ट रीजन किसी और के हवाले करना पड़ेगा। तो उसने सिंपली टर्न किया, अपनी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी एक्टिवेट की और सीधा एम्परर इंदिरा की तरफ निकल गया। यांग शिनशिन ने एक गहरी सांस ली और उसकी प्यूपिल्स में एक डार्क लाइट फ्लिकर हुई जो एक ब्लैक जेमस्टोन से भी ज्यादा ब्राइट थी। इंदिरा लोगों का पास्ट और फ्यूचर देख सकता है। उसकी एबिलिटी स्पेस को इग्नोर करके अटैक लॉन्च कर सकती है, लेकिन ये सिर्फ तुम पर इफेक्ट नहीं करती। तो अगर हम रूल सिस्टम की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दें तो मेरा आंसर ये होगा, उसका अटैक फ्यूचर के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। जैंगी तेजी से एम्परर इंदिरा के करीब पहुंच गया और एक फ्लैश में वो उसके 10 किलोमीटर्स के अंदर आ गया। उसके हाथ में जो डिवाइन वेपन था वो एम्परर इंदिरा पर एम किया गया और एक शॉकिंग ब्लो एरप्ट हुआ। स्टार पियर्सिंग कैनन की पावर कोई मजाक नहीं है। वो इंदिरा को सीधा हिट करता है और उसे तुरंत बुद्धा का अम्ब्रेला ओपन करना पड़ता है। अम्ब्रेला हैंडल को टर्न करना पड़ता है और काउंटलेस लाइट कर्टन्स नीचे गिरने पड़ते हैं ताकि वो इस अटैक को रेजिस्ट कर सके। डायरेक्ट एनर्जी कोलिएजन ने एक मैग्निफिसेंट लाइट और शैडो ट्रिगर किया। डार्क और गोल्डन फोर्सेस एक दूसरे को डिवॉवर और एनाइलेट कर रहे थे। इंदिरा का बॉडी हवा में हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक रिट्रीट कर गया। जैंगी ने यह सीन देखा और उसे अच्छी तरह से पता था कि हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के कंजम्पशन के बाद और उस स्पेशल एबिलिटी के कंटिन्यूअस यूज के बाद एम्परर इंदिरा के बॉडी में जो सुपरनैचुरल पावर बची थी वो उससे काफ़ी कम थी। इसीलिए अब उसके लिए जैंगी का अटैक अब्सॉर्ब करना इतना आसान नहीं था। फ्यूचर में ट्रैवल करना, इसका मतलब क्या होता है? जैंगी ने फ्रॉन करते हुए पूछा। यांग शिनशिन बोली,
सिंपल शब्दों में उसका अटैक ऐसा लगता है जैसे वो अभी शूट हुआ हो, लेकिन असल में वो पास्ट के एक टाइम के नोड पर शूट किया गया होता है। उसने तुम्हारी पोजीशन को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया और फिर एरो को टाइमलाइन से अपीयर करवाया। मतलब उसका अटैक तुम्हारे करंट पोजीशन तक तुमसे पहले पहुंच गया। इसीलिए शन लुओ वैक्शियान पर अटैक ही नहीं हुआ, लेकिन वो इफेक्टिव भी नहीं हो पाया। जैंगी को फाइनली समझ आ गया कि यांग शिनशिन क्या कहना चाहती थी और उसकी आंखों में एक सोलोमन एक्सप्रेशन आ गया, क्योंकि ये एबिलिटी सच में बहुत ही अमेजिंग थी। अगर जैंगी के पास भी टाइम रिलेटेड एबिलिटीज ना होती जो उसे फ्यूचर का एक पीरियड प्रेडिक्ट करने देती, तो ये अटैक सिर्फ अपने सडननेस से ही फेटल हो जाता। 8 ट्राइब्स का सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर सच में इतना आसान नहीं है हैंडल करना। लेकिन अभी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि चाहे सामने वाले की एबिलिटी गेस कर भी ले, उस एबिलिटी को डील करने का कोई क्लियर तरीका नहीं है। इंदिरा ने मिड एयर में अपना बॉडी स्टेबलाइज किया और फिर वो 7 ट्रेजर्स गोल्डन स्टेप्स पर मैजेस्टिकली खड़ा हो गया, दोनों लेग्स अपार्ट। वो 7 गोल्डन स्टेप्स सैक्रेड लाइट से शाइन कर रहे थे और इंदिरा एक गॉड की तरह लग रहा था। उसने फिर से अपना बो ड्रॉ किया और दूर से जैंगी पर एम किया। इस मोमेंट पर जैंगी ने एक गहरी सांस ली और अपने आप से मटर किया, द 2 वर्ल्ड्स आर बाउंड टुगेदर। जो ह्यूज डिफेंस सिस्टम था जो 3000 डायमेंशनल गेट से बना था, वो मिड एयर में डायरेक्टली डिसअपेट हो गया। उसकी जगह एक स्पीयर अपीयर हुआ जो सिर्फ 2 डायमेंशनल गेट से बना था और जिसका डायमीटर कंप्रेस होकर 2 मीटर से भी कम हो गया, बस इतना कि जैंगी को रैप कर सके। उसी वक्त जैंगी के लेफ्ट आई में क्लॉक का सेकंड हैंड वाइल्ड वाइब्रेट करने लगा, 3 सेकंड के रेंज में शेक करते हुए, एक आफ्टर इमेज छोड़ते हुए और एक फैन शेप्ड एरिया स्वीप करता हुआ। गोल्डन एरो इंदिरा के पाम से फ्लाई हुआ, लेकिन जब अपेयर हुआ तो वो कंप्लीटली ब्लॉक हो गया जैंगी के नए बनाए बॉन्ड बिटवीन 2 वर्ल्ड्स में। चाहे सिर्फ 2 डायमेंशनल गेट हो, लेकिन ये डिफेंस 3000 गेट्स का कंडेंस वर्जन था और ज्यादा पावरफुल था। जैंगी ने ये एबिलिटी काफी टाइम से यूज नहीं किया था क्योंकि सन लुओ वैक्शियान का कवरेज वाइडर और फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 रेल्म सेपरेशन वीक है। एक्चुअली स्मॉल स्केल डिफेंस के टर्म्स में 2 रेल्म सेपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग है। गोल्डन एरो फिर से अपेयर हुआ, लेकिन सेकेंड हैंड ऑफ टाइम के इन्फ्लुएंस में वो जैंगी की पोजीशन को कंप्लीटली डिटरमाइन नहीं कर पाया, और जब उसके सामने 2 रेल्म्स का रेजिस्टेंस भी था तो इस बार वो एरो फाइनली इनफेक्टिव हो गया। वो एरो जैंगी के अदर डायमेंशनल स्पेस में शिंक हो गया। वो क्लियरली जैंगी के पीछे से शूट हुआ था, लेकिन अगले मोमेंट में जैंगी ने उसका डायरेक्शन एडजस्ट किया और उससे सामने वाले डायमेंशनल गेट से एम्परर इंदिरा की तरफ शूट कर दिया। एम्परर इंदिरा के चेहरे का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। उसने तुरंत अपना बो और एरो ड्रॉ किया और एक गोल्डन एरो हंसते में शूट किया। दोनों गोल्डन एरोज ओवरहेड मिड एयर में कोलाइड हुए और एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक्सप्लोजन हुआ। गोल्डन लाइट की रेन पूरे स्काई और अर्थ पर स्प्रिंकल हो गई और स्नो केप्ड माउंटेन्स डेजलिंग ओल्ड गोल्डन कलर में डाई हो गए। इस डिवाइन स्पेक्टेकल को देखकर स्नो रीजन के काउंटलेस तांत्रिक बुद्धिस्ट ने जमीन पर घुटने टेक दिए और प्रार्थना करने लगे। इवन बॉर्डर पर जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे के सामने खड़े थे, उन्होंने अपने वेपन्स ड्रॉप कर दिए और स्नो पर नोटो हो गए। ये शॉर्ट गैप जैंगी के लिए काफी था ताकि वो एम्परर इंदिरा के करीब आ सके। इंदिरा ने गोल्डन होली स्वॉर्ड 2 बार रिलीज किया, जिसके कारण उसके अटैक और उसके बॉडी की सुपरनैचुरल पावर के बीच गैप क्रिएट हो गया। जैंगी ने उसे कोल्डली घूरा, अपना राइट हैंड उसकी तरफ स्ट्रेच किया और बीच में टाइटली क्लेंच कर दिया। गॉड्स डोमेन प्योरिफिकेशन डिस्ट्रॉयड। स्पेस वायलेंटली शेक करने लगा और पूरे 1 किलोमीटर रेडियस में जो इंदिरा के सेंटर से स्टार्ट होता, वो स्पेस अचानक मिडिल की तरफ कोलैप्स कर गया। डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन एक इनडिस्क्रिमिनेट अटैक था जो पूरे रेंज को कवर करता था, और इंदिरा जो उस पावर के कोर में था, उसने सबसे ज्यादा टेरिफाइंग इम्पैक्ट एंड्योर किया। उसके हाथ में जो बुद्धास अम्ब्रेला था, जो सुपरनैचुरल पावर से मैनिफेस्ट हुआ था, वो अचानक ओपन हुआ और गोल्डन लाइट कर्टन्स नीचे गिरने लगे ताकि वो रेजिस्ट कर सके। लेकिन ये डिफेंस जैंगी के सन लुओ वैक्शियान जैसा नहीं था और उसकी डिफेंसिव पावर अभी भी काफी कमजोर थी। डिवाइन रेल्म प्योर डिजास्टर सीधा स्ट्राइक हुआ और उसके डिफेंस में एक क्रैक पड़ गया। फोर्स के रिकॉल ने एम्परर इंदिरा के मुंह से धीरे धीरे एक माउथ फिल ब्लड निकाल दिया। इस वक्त भारत के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो बैटल देख रहे थे, उनकी आंखें फट गई
वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये कैसे हो गया? एम्परर इंदिरा इंजर्ड हो गया? एक टर्बन पहने हुए आदमी ने अपना हाथ जोड़ लिया और स्काई की तरफ प्रार्थना की, त्रिमूर्ति हमें आशीर्वाद दें। इंदिरा किसी भी हाल में उस फॉरेनर से नहीं हारना चाहिए। कमांड सेंटर में केओस मच गया। ये एक्सीडेंट उनके लिए बहुत बड़ा शॉक था। आखिर उनकी नज़र में भारत अब दुनिया का नंबर 1 सुपर पावर था और इंदिरा पूरे प्लैनेट का सबसे पावरफुल एलियन। त्रिमूर्ति गॉड की पावर के साथ वो तो इनविंसिबल था, लेकिन रियलिटी ये थी कि केओस ने उसे काउंटर अटैक किया और उसे इतना जोर से मारा कि वो खून थूकने लगा। जमाल ने डिसबिलीफ में अपना सर पकड़ लिया। ये कैसे हो गया? ऐसे तो कभी नहीं हुआ था। इंदिरा कभी किसी बैटल में इंजर्ड नहीं हुआ था। तब राजेश ने प्रॉब्लम के एसेंस को समझा। वो अब भारत में फाइट नहीं कर रहा। जैसे ही उसने ये कहा, सीन पर मौजूद सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को अचानक सब समझ आ गया। इंदिरा सिर्फ भारत का हाईएस्ट रैंकिंग ब्राह्मण नहीं है, वो एक चूजन प्रॉफिट भी है। वो त्रिमूर्ति का फेवरेट है और इसीलिए उसे भारत के करोड़ों लोगों की फेथ का डिवाइन ब्लेसिंग मिलता है। लेकिन इस वक्त वो भारत से बाहर है और बॉर्डर के पार फाइट कर रहा है। फेथ की पावर के बिना उसकी स्ट्रेंथ भारत जैसे इनविंसिबल नहीं रह गई। भाई, लेकिन मेरा एक ही सवाल है ऑथर से कि फेथ को कैसे पता चल रहा है कि इंदिरा बॉर्डर के बाहर है? इसीलिए वो बंदा इसे हुआक्शु कंट्री में घुसाना चाहता था। कितना सिनिस्टर और डेस्पिकेबल है ये, जमाल ने गुस्से में चिल्लाया। अब क्या करे? क्या मुझे? एक ऑफिशियल ने घबराते हुए जमाल की तरफ देखा और पूछा। राजेश अपना सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं कर पाया था कि उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाया, नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम हुआक्शु किंगडम के साथ गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के अगेंस्ट फाइट करते हैं तो पूरा भारत एक डेस्परेट सिचुएशन में चला जाएगा। सब लोग साइलेंट हो गए। दोनों कंट्रीज के पास गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव का रिजर्व्स का लेवल सेम नहीं था। वो ऑफिशियल ऑब्वियसली फ्यूरियस था, लेकिन ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं। क्या हम बस एम्परर इंदिरा को हारते हुए देखेंगे? जमाल ने एक गहरी सांस ली और बिग स्क्रीन की तरफ सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देखा। चलो इंदिरा के लिए प्रार्थना करें, त्रिमूर्ति अपने डिवोट लोगों को जरूर ब्लेस करेंगे। ये कहकर जमाल ने अपने हाथ जोड़ लिए और प्रार्थना शुरू कर दी। कमांड सेंटर में कई सीनियर ऑफिशियल्स ने भी वही एक्शन किया। अब उनके पास कुछ करने को नहीं था, सिर्फ प्रार्थना ही बची थी। स्नोई माउंटेन्स। एम्परर इंदिरा के मुंह के कोने से खून टपक रहा था। जैंगी ने देखा कि उसका अटैक इफेक्टिव था और उसे सब कुछ समझ आ गया। ऑफेंसिव अटैक्स तुम्हारे अच्छे हैं, लेकिन जब बात डिफेंस की आती है तो तुम मेरे से काफी पीछे हो। एम्परर इंदिरा की ऑफेंसिव एबिलिटी जैंगी से कम नहीं थी और वो सरप्राइज अटैक्स में तो और भी बेटर था। लेकिन जैंगी कभी हेड ऑन फाइट नहीं करता। वो अपना दिमाग यूज करता है ताकि अपने एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज कर सके। जैसे अभी 100 न्यूक्लियर इंदिरा की सुपरनैचुरल पावर्स का बड़ा हिस्सा कंज्यूम कर दिया है। जैंगी तो फाइट के बीच में एनर्जी रिप्लेनिश करने के लिए खाना भी खा सकता है और उसके डिफरेंट स्पेस में एक सुपर ह्यूज अर्सेनल भी है। जब जरूरत हो जैंगी इंस्टेंटली आर्टिलरी फायर पोर कर सकता है। चाहे वो एम्परर इंदिरा के स्टेट का थोड़ा सा भी पोर्शन कंज्यूम करे, वो भी वर्थ इट है। जैंगी अब इतना एरोगेंट हो गया कि वो जीतने के लिए कुछ भी करेगा। इंदिरा ने अपने मुंह के खून को वाइप किया और थर्ड बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो गया और अपने आर्म से एक ह्यूज गदा हैमर उठाया और जैंगी की तरफ स्मैश किया। गदा का ह्यूज इमेज स्काई से अपीयर हुआ, थिक क्लाउड्स को पियर्स करता हुआ, जैसे एक माउंटेन नीचे प्रेस हो रहा हो। जैंगी ने अपने राइट हैंड उठाया और वुश 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 के साथ उसकी डिवाइन पावर हवा में स्प्रेड हो गई और काउंटलेस वाइन्स बन गई जो एयर में इंटरवाइंड होके एक ह्यूज नेट बन गई जो गदा हैमर को ब्लॉक कर रही थी। स्वॉर्ड इन द ट्री ई मेटल और कई टेक्नोलॉजिकल मेटल्स का फ्यूजन है। इसकी ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों पावरफुल है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है इसका डिफेंस। इसकी टफनेस मेटल से भी ज्यादा है। जो लार्ज नेट इससे बना उसने गदा हैमर को ब्लॉक किया और उसके इम्पैक्ट को हेड ऑन विथस्टैंड किया। नेट अंदर तक डीपली सिंक हो गया था और इम्पैक्ट फोर्स हर वाइन में डिस्पर्स हो गया। वो टॉट वाइन्स ऐसे लग रहे थे जैसे किसी भी मूवमेंट पे ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन एंड में उन्होंने इंदिरा के अटैक को इंटैक्ट ब्लॉक कर लिया। जैंगी ने अपने राइट हैंड में डिवाइन स्पेयर उठाया और एम्परर इंदिरा की तरफ शूट किया। इस वक्त इंदिरा इंजर्ड था, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ अनस्टेबल थी और वो एक वीक स्टेट में था। एम्परर इंदिरा जैसे सुपरनैचुरल बीइंग्स के लिए ये स्टेट क्विकली रिकवर हो सकती है बहुत सारे रास्ते से, लेकिन जैंगी उसे ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल नहीं देना चाहता था। उसका इंटेंशन था
इंदिरा को भी सांस लेने का चांस ना मिले और उसे फोर्सफुली मौत की तरफ धकेल दिया जाए। जो होली सिल्वर वो स्पेशली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों के लिए यूज की जाती है और जब वो जैंगी की वॉइड पावर के साथ कंबाइन होती है तो एम्परर इंदिरा पर शूट होने पर वो एक सर्टेन थ्रेट बन जाती है। इंदिरा ने उन्हें इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की और उसने तुरंत शंख को ब्लो किया। एक लाउड आवाज गूंज उठी और इंदिरा के आसपास साउंड वेव्स फॉर्म हो गई जो ब्लू वेव्स की तरह थी और उन्होंने सामने के सारे बुलेट्स को ड्रॉ ऑन कर दिया। जैंगी ने इससे कोई फर्क नहीं पड़ने दिया और उसने अपने दोनों डिवाइन स्पेयर से एम्परर इंदिरा के पास कंटिन्यूअसली फायर करना शुरू कर दिया। दोनों के पास टाइम एट्रीब्यूशन की एबिलिटी थी और दोनों फ्यूचर फोरसी कर सकते थे, लेकिन इस क्रिटिकल बैटल सिचुएशन में जैंगी की एबिलिटी ज्यादा यूजफुल थी। दोनों की आंखों में जो सीन्स दिख रहे थे वो अब फिक्स नहीं थे बल्कि आफ्टर इमेजेस से भरे हुए थे। वो आफ्टर इमेजेस काउंटलेस पॉसिबिलिटीज कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम के थे। मैं फ्यूचर फोरसी कर सकता हूँ, तुमने वो फोरसी किया जो मैंने फोरसी किया और अपना एक्शन चेंज किया। मैं तुम्हारा एक्शन चेंज को फोरसी करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता हूँ। जैंगी का अटैक एक्सट्रीमली फियर्स था। दोनों का क्लोज कॉम्बैट का कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन जैंगी फिर भी 3 किलोमीटर रेंज के अंदर फर्मली बना रहा। इस रेंज के अंदर उसके डुअल गन्स और डिवाइन रेल्म प्योरिफिकेशन इफेक्टिवली यूज हो सकते हैं। इंदिरा क्लोज कॉम्बैट में स्ट्रांग नहीं है तो उसे एम्बुश होने का ज्यादा वरी नहीं है, लेकिन इंदिरा का काउंटर अटैक भी इक्वली फियर्स था। विष्णु के बो से जो अटैक आ रहा था उसने जैंगी के नर्व्स को कॉन्स्टेंटली टेंस रखा। जो एरो पास से फ्यूचर तक शूट हो सकता है उससे फुल कंसंट्रेशन के साथ डिफेंड करना पड़ता है और अगर थोड़ा भी ध्यान छूटा तो एक लूप होल अपीयर हो सकता है। साउथ वेस्टर्न रीजन के दोनों बॉर्डर्स पर दोनों आर्मीज हाई अलर्ट पर थी और स्नो माउंटेन में एक मर्डरस एटमॉस्फेयर छाया हुआ था, लेकिन किसी ने भी पहला अटैक नहीं किया। सबको पता था कि इस बैटल का आउटकम डिसाइड करने वाला वो सोल्जर्स नहीं है बल्कि वो दो स्ट्रेंज आदमी हैं जो दूर के स्नोई माउंटेन के टॉप पर खड़े हैं और टाइम पर पावरफुल एनर्जी बर्स्ट